Hello guys, welcome to my channel again. Last time we have completed part 1 Introduction to Psychology और आज हम Introduction to Psychology का part 2 डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था साइकोलॉजी का और साइकोलॉजी जो है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई उसकी हिस्ट्री के बारे में ब्रीफ पढ़ा था हमने। फिर वेरियस अलग अलग स्कूल आ गए, उन्होंने स्कूल्स मतलब कि अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो फिलोसोफर्स थे, उनका अलग अलग कॉन्सेप्ट था साइकोलॉजी को लेके, वो हमने पढ़ा था। आज हम कुछ की पर्सपेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। सम की पर्सपेक्टिव्स विल डिस्कस टुडे, जिसमें कि अलग अलग स्कूल्स में जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका क्या व्यू रहा, उन्होंने साइकोलॉजी को किस परसेप्शन से देखा, आज हम ये पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज़ लेक्चर। सबसे पहले हम बिहेवियर पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। हमें पता है कि इसको किसी ने इनिशिएट किया, जे बी वॉटसन ने, और जे बी वॉटसन का जो टाइम पीरियड रहा दैट इज़ फ्रॉम 1878 टू 1958 तक का रहा। और इनका जो आइडिया था वो क्या था, इनका परसेप्शन क्या था कि ये जो है psychology that is based on the idea, on the notion that only observable behavior can be studied। सिर्फ उसी behavior को हम पढ़ सकते हैं जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। लाइक कि एक क्लासरूम की बात करेंगे, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके समझाती हूँ। क्लासरूम की बात करेंगे, वहाँ पे हम अगर किसी बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं कि क्लासरूम में एक बच्चे का बिहेवियर कैसा है, तो हम उसको कर सकते हैं। क्लासरूम में बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, टीचर्स के साथ कैसे कर रहा है, अपने पीयर ग्रुप में कैसा है, आउटफील्ड में कैसा है, क्लासरूम के अंदर कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। अकॉर्डिंग टू हिम द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही है अपने अंदर झांकना, टू लुक विद इन, अपने आप को समझना। तो उसने क्या कहा कि जो मेथड इंट्रोस्पेक्शन का, जिसके ऊपर कि वुंट और टेक्चनर जो है बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, वो साइंटिफिक साइकोलॉजी का बेस फॉर्म नहीं कर सकती। हमने पिछली बार पढ़ा कि वुंट और टेक्चनर जो थे उन्होंने क्या कहा कि साइंटिफिक साइकोलॉजी का बेस क्या है, इंट्रोस्पेक्शन है, उन्होंने इसको फोकस माना उसका। लेकिन इसने इस बात को डिनाई कर दिया, जे बी वॉटसन ने इस बात को नहीं माना। और उसकी जो मेन अप्रोच थी वो क्या थी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच थी, ठीक है, कि कोई स्टिमुलस इनिशिएट होगा तो उसके बदले में रिस्पॉन्स आएगा। या दूसरे शब्दों में, छोटे से शब्दों में कहूँ तो कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस रहा इवान पावलोव से। इवान पावलोव के बारे में भी हम सब जानते हैं, ठीक है। वो भी एक बिहेवियरिस्ट ही था। उन्होंने एक लर्निंग मैकेनिज्म दिया जिसको कि क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता था कि एक लर्निंग मैकेनिज्म है जिसमें न्यूट्रल रिस्पॉन्स जो है वो इनिशिएट किया जाता था, जो कि बाद में स्टिमुलाई के साथ जोड़ दिया जाता था, जिससे कि नेचुरली एक रिस्पॉन्स आ जाता था, ठीक है। न्यूट्रल रिस्पॉन्स जो है वो किससे एसोसिएट किया जाता था, स्टिमुलाई के साथ, और बाद में वो क्या करता था, एक नेचुरली क्या एलिसिट करता था, रिस्पॉन्स एलिसिट करता था, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा खोल के समझाती हूँ कि क्या आप सबको याद होगा। कुछ जो तो पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं उनको तो नहीं, लेकिन जिन्होंने इसके बारे में पहले पढ़ा है उन बच्चों को शायद इस बात का पता होगा कि उसने अपना ये एक्सपेरिमेंट एक डॉग पे परफॉर्म किया था, ठीक है। उसने क्या किया कि न्यूट्रल रिस्पॉन्स रहा, दैट इज़ बेल। पहले वो बेल रिंग करता था, उसके बाद वो फूड लाता था, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि वो जो डॉग था, फूड को देख के उसका सैलिवा सिक्रीट होने शुरू हो जाता था, ठीक है। ये तो नेचुरल है, हम सभी के मुंह में भी पानी आ जाएगा अगर हमारे सामने जो है अच्छा सा फूड कोई आ जाएगा। तो लेकिन क्या हुआ कि बाद में डॉग ने इस बात को कनेक्ट कर लिया कि बेल बजने के बाद फूड आता है, ठीक है। तो अभी जैसे ही बेल सामने आती थी उसका सैलिवा सिक्रीट होने शुरू हो जाता था, बिकॉज ही न्यू दैट कि अभी इसके बाद क्या आएगा, फूड आएगा। तो ये उसका ये क्या था, ये एक लर्निंग मैकेनिज्म था जो कि इवान पावलोव ने डिस्कवर किया था। उसके बाद B.F. स्किनर जो थे वो भी एक बिहेवियरिस्ट ही थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या प्रपोज किया, उन्होंने क्या कहा कि जो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस हैं बिहेवियर के, ठीक है, वो कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन किए बगैर ही उन्होंने एक वर्जन निकाला कंडीशनिंग का, जिसको कि ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा गया, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद B.F. स्किनर ने क्या दिया, इवान पावलोव ने तो क्लासिकल कंडीशनिंग दी, लेकिन B.F. स्किनर ने थोड़े से कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस जो हैं बिहेवियर के, उनको एक्सप्लेन करने के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन किए बगैर ही हम इस लर्निंग मैकेनिज्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी जो रैंडम बिहेवियर है एक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, कोई भी रैंडम बिहेवियर हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, उससे या तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा या फिर हमें
पनिशमेंट मिलेगी। दो ही बातें होंगी, तीसरी बात तो कोई हो नहीं सकती। न्यूट्रल रिस्पॉन्स कभी कभी रहता है। जिसके बाद बिहेवियर का क्या होगा, अगर तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, रिवॉर्ड है, तो जो बिहेवियर है वो इंक्रीज शो करेगा, अदरवाइज इट विल शो डिक्रीज। ठीक है, तो ये था बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की। तो ये किस पे फोकस करता था? इट फोकसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड नोइंग। प्रोसेस जो थिंकिंग और नोइंग का है उसे हम कॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, थिंकिंग एंड नोइंग। टाइप्स ऑफ फिनोमिनन जो है वो इन्वेस्टिगेट किए गए, किसके द्वारा? वुंड के द्वारा। और डिस्क्राइब किसने किए? जेम्स ने। उन्होंने कहा अटेंशन, मेमोरी और थॉट जो है वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के द्वारा ही स्टडी किए जा सकते हैं। अब जो साइंटिस्ट हैं, लाइक साइंटिस्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, वो भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी की तरफ ही टर्न हुए हैं टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन डिसीजन मेकिंग एक्चुअली वर्क्स। जो ह्यूमन डिसीजन लेते हैं वो सही में काम कैसे करती है। तो इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है किसके तरफ अब मुड़ गई है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी की तरफ। तीसरे पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, वो फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। हमें पता है कि फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है इट इंक्लूड्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट अंडरलाई मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्या क्या आता है? मेंटल प्रोसेसेस भी आते हैं जो हमारे अंदर चलते हैं, और हमारा बिहेवियर भी आता है। तो फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दोनों को इंक्लूड करता है। ठीक है, तो एक्टिविटी जो है हमारे ब्रेन में और अदर पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो एक्टिविटी होती है हमारे ब्रेन में और अलग अलग हिस्सों के नर्वस सिस्टम के अलग अलग हिस्सों में हार्मोन्स रिलीज होते हैं बाय ग्लैंड्स, और जो बॉडीली चेंजेस हैं वो इंड्यूस होती हैं। लाइक प्रोसेसेस आर इंटीमेटली लिंक टू एवरीथिंग वी डू। ठीक है, ये जो प्रोसेसेस हैं, जो भी कुछ हम करते हैं ये उनके साथ रिलेट होते हैं। हम जो भी सोचते हैं, फील करते हैं, बोलते हैं। ये बात किसने कही थी? कार्लसन ने कही थी 1991 में। ये उनका पर्सपेक्टिव था। ठीक है, कि जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, हमारे ग्लैंड जो है उन हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ हमारे ब्रेन में होती हैं, जो भी हमारे नर्वस सिस्टम के अलग अलग हिस्सों में होती हैं, तो वो जो हार्मोन्स हैं ये कैसे होता है? वो हार्मोन जो ग्लैंड्स जो है हमारे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, उससे बॉडीली चेंजेस इंड्यूस होती है। और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि इसी से जुड़े हुए हैं। जो कुछ भी हम करते हैं वो इन्हीं प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। क्या हम कर रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम फील कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ये पर्सपेक्टिव लेकिन किसका था? कार्लसन का। 1991 में उन्होंने ये दिया था हमें। साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, नंबर 4 है जो साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव। ये कंसर्न किससे था? अनकॉन्शियस इनर प्रोसेसेस। ये किसके साथ जुड़ा हुआ था? अनकॉन्शियस इनर प्रोसेसेस। वो प्रोसेसेस जो हमारे अंदर हैं लेकिन हम उनके बारे में अवेयर नहीं हैं। impulses and conflicts that are believed to be influence behavior। और ऐसा माना जाता है कि we are not aware, though we are not aware of that, लेकिन फिर भी ये हमारे अंदर चल रहे हैं और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिगमंड फ्राइड जो थे, जब भी हम साइकोडायनामिक्स की बात करेंगे, साइको एनालिसिस की बात करेंगे, सिगमंड फ्राइड का नाम तो आएगा ही आएगा, बिकॉज ही वॉज द ऑरिजिनेटर ऑफ द साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव। बिलीव दैट, वो क्या बिलीव करते थे? वो मानते थे कि जितने भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं उनका जो रूट है वो कहाँ है? चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में रिप्रेस्ड है, विच मस्ट बी अनअर्थ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। और इसको हम कहाँ अनअर्थ करते हैं, कहाँ खोला जा सकता है? ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। फ्रूड ने सबसे पहले अपने पेशेंट्स को ट्रीट किया हिप्नोसिस के साथ। हिप्नोसिस हम सबको पता है कि इस टेक्निक को बाद में उन्होंने एक नई टेक्निक डेवलप, उनको लगा कि कुछ पेरेंट्स रिवाइव करते हैं लेकिन बाद में इसका फिर वो उस चीज़ को झेलने लगते हैं। फिर उन्होंने एक नई टेक्निक को डेवलप किया जिसको उन्होंने फ्री एसोसिएशन कहा। अब फ्री एसोसिएशन क्या थी? ये ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक थी जिसमें कि पेशेंट को रिलैक्स होने के लिए कहा जाता था और फिर उसे कहा जाता था कि जो भी उसके माइंड में है वो आराम से डिस्क्राइब करे, उसके बारे में बताए, खुल के बताए। ठीक है, विदाउट एनी इनहिबिशन। तो गोल वॉज टू ब्रिंग अर्ली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस एंड द रिजल्टिंग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू कॉन्शियसनेस। और इस ट्रीटमेंट का गोल क्या था कि जितने भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, जो ऐसे रहे हैं, जो क्या बोलेंगे हम, अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हैं, ठीक है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, उनको कॉन्शियसनेस में लाना ताकि हम उसके बारे में अवेयर हों और उसके साथ हमने कैसे डील करना है ये बात हम जान सकें, उनके साथ हम डायरेक्टली डील कर सकें। ठीक है, तो लास्ट जो पर्सपेक्टिव था वो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव था। इसमें क्या एम्फसाइज किया गया कि
लोगों का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल की फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात कही गई, पोटेंशियल फॉर ग्रोथ कहा गया। क्या एम्फेसाइज किया गया कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या है लोगों का, ठीक है। लोगों को एक इंडिविजुअल के पास चॉइस की फ्रीडम होनी चाहिए और हर इंडिविजुअल के पास जो है पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए। इट इज़ कॉल्ड द थर्ड फोर्स, उसको थर्ड फोर्स भी कहा गया। और ये कब आई अस्तित्व में? 1950s में। इन्होंने इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई और इंटरनल बायोलॉजिकली बेस्ड इम्पल्सेस को रिजेक्ट कर दिया। क्या कहे कि ये हमारी लाइफ की प्राइमरी कंट्रोलिंग फोर्सेस नहीं हैं। फिर अब्राहम मास्लो आए 1908 में, 1970 तक इनका टाइम पीरियड रहा। उनके साथ साथ कार्ल रॉजर्स, जब भी हम अब्राहम मास्लो की बात करेंगे तो कार्ल रॉजर्स भी उनके साथ साथ रहते हैं हमेशा। तो उन्होंने डी एम्फेसाइज किया स्टिमुलस रिस्पॉन्स और अनकॉन्शियस प्रोसेसेस डिटर्मिंग द ह्यूमन बिहेवियर। उन्होंने कहा कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स और अनकॉन्शियस प्रोसेसेस जो हम मानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को डिटर्मिन करता है, उन्होंने दोनों को ही डी एम्फेसाइज किया। और इसके बजाय उन्होंने किसको एम्फेसाइज किया? फ्री चॉइस को, जो कि हमने अभी ऊपर बात की। एंड आर एबिलिटी टू मेक रैशनल चॉइसेस अबाउट हाउ वी लिव आवर लाइफ्स। और हमारी एबिलिटी, हमारी वो योग्यता कि हम अपनी लाइफ को के बारे में रैशनल चॉइसेस कैसे बनाएंगे अपनी लाइफ्स को जीने के लिए। अब ह्यूमनिस्ट क्या मानते थे कि लोगों के पास नेचुरल इंक्लिनेशन है, ये ह्यूमंस का एक नेचुरल पोटेंशियल है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो अपने पोटेंशियल को फुलफ़िल करने की तरफ स्ट्राइव करते हैं, ट्राई करते हैं। और इस प्रोसेस को हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी को हम बेसिकली डिफ़ाइन कैसे करें। अभी तक तो हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले एंटिमोलॉजिकली, ठीक है। वर्ड अगर हम साइकोलॉजी देखें तो ये जो वेरी वर्ड है साइकोलॉजी, इसका मतलब है स्टडी ऑफ द सोल एज इट डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। ये 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है। साइकी मतलब कि सोल, और लोगोस मीन्स अ रैशनल कोर्स ऑफ स्टडी। सो इट इज़ व्हाट? रैशनल कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ सोल, ठीक है। ये वो वाला सोल वाली बात नहीं कही हुई है कि वो जो हम मानते हैं, ठीक है। मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट की बात नहीं हुई है यहाँ। सोल से कहने का मतलब है माइंड। फर्स्ट मैन टू डिफाइन साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ बिहेवियर वॉज विलियम मैकडूगल। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी को डिफाइन किया एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर 1908 में। और ये क्या कहते थे? साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ होल, ठीक है। फिर डेफिनेशंस और अलग अलग लोगों ने दी, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने। लाइक साइकोलॉजी कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अभी हमने इस बात के बारे में पढ़ा। हमने साइंटिफिक जब एरा की बात कर रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी कुछ नहीं है, इट इज़ द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, ये स्किनर ने कहा। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ये क्रॉ एंड क्रो ने कहा, ठीक है। सब में बिहेवियर की बात हुई है, साइंस माना गया है इसको, साइकोलॉजी को, ठीक है। अब लेटेस्ट डेफिनेशंस की बात करेंगे तो साइकोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। ये किसने कहा? बुड्सन एंड बावर ने 1991 में। फिर साइकोलॉजी को उन्होंने क्या कहा कि साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। क्रुक्स एंड स्टेम ने 1991 में जो लेटेस्ट डेफिनेशन दी, उन्होंने इसमें एनिमल्स का भी कॉन्सेप्ट जोड़ दिया, क्योंकि वी ह्यूमन बींग्स जो हैं हम भी एक सोशल एनिमल्स ही हैं। एक्सप्लेनेशन अब हम करेंगे कि ये जो डेफिनेशंस हैं इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। साइकोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी है विच यूजेस साइंटिफिक मेथड्स। वो क्या यूज़ करती है? साइंटिफिक मेथड्स को क्या करने के लिए? रिलायबल इन्फॉर्मेशन ह्यूमन बिहेवियर के बारे में निकालने के लिए, और मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की रिलायबल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जो भी साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होते हैं, जो साइंटिफिक स्टडी है उनकी, उसको साइकोलॉजी कहा गया है। दूसरी हम बात करें सेकेंडली स्टडीज़ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करता है। एनालाइजेस द ड्रीम्स एंड रिप्रेस्ड मेमोरीज, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कशन में अभी पढ़ा कि जो भी ड्रीम्स और मेमोरीज, रिप्रेस्ड मेमोरीज हैं, उनको एनालाइज करने में हमारी हेल्प करती है। कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी जो है वो क्या स्टडी करती है? बोथ बिहेवियर, इधर ऑब्जर्वेबल और इंटरनल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस एंड मेंटल प्रोसेसेस। कहते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी, आज की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी है, वो दोनों ही चीज़ें स्टडी करती हैं, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो ऑब्जर्वेबल हो, चाहे वो इंटरनल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस हों, ठीक है। और ये एनिमल्स को भी स्टडी करती है। एक और डेफिनेशन है जो
सबसे ज़्यादा लेटेस्ट मानी जाती है, 1995 में बैरन ने दी। उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस फ्रॉम 5 पर्सपेक्टिव्स। 5 पर्सपेक्टिव से साइकोलॉजी जो है बिहेवियर कॉग्निटिव प्रोसेसेस को स्टडी करती है, लाइक बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, फिजियोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल एंड साइको डायनामिक। ठीक है, तो होप ये आपको अब क्लियर होगा और आपको समझ भी आया होगा। एंड अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, लेक्चर आपको पसंद आया है, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट as much as possible. Thank you. We will meet soon in the next video. Till then, bye bye.